हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। मुस्तफा के हाथ पैर तेजी से कांप रहे थे। मुस्तफा के कांपते होठों से एक ही वर्ड निकला, छोटी मास्टर। मुस्तफा का सारा नशा एक पल में उतर गया। मुस्तफा बिना कुछ कहे डरते हुए उठकर कसीनो बार के बेसमेंट से निकलकर बाहर चला गया। मुस्तफा को बाहर आते हुए वंश ने देख लिया था। वंश जब कसीनो बार के बेसमेंट अंदर गया तो अंदर का नजारा देख शॉक हो गया। वंश ने देखा कि कनक पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसके नाभि से हल्का हल्का खून रिस रहा था। कनक अभी भी वैसे ही आंख बंद किए हुए बैठी थी। वंश कनक के पास आकर कनक को जैसे ही छुआ, कनक ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर कहा, दूर रहो मुझसे। कनक के इस तरह धक्का देने से वंश जमीन पर गिर गया। कनक जमीन से उठकर खड़े होते हुए बिना वंश को देखे हुए बेसमेंट से बाहर चली गई। वंश जमीन से उठकर कनक के पीछे दौड़ गया। मुस्तफा जब बाहर आया तो उसके सामने दो हटे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे। उन बॉडीगार्ड को देख मुस्तफा ने बॉडीगार्ड से पूछा, कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? वह बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे मुस्तफा के नाक पर पंच मार दिया, जिससे मुस्तफा के नाक से खून बहने लगा और मुस्तफा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मौसम फिर से खराब होने लगा था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। कनक जब बाहर आई तो बीच रोड पर खड़ी हो गई। उसे मुस्तफा का खुद को टच करना याद आ रहा था। वह अपने हाथों, अपने शोल्डर को, अपने पेट को तेजी से रब करने लगी। वह अपनी बॉडी को ऐसे रब कर रही थी जैसे अपनी बॉडी से मुस्तफा की छुअन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। कनक ने चिल्लाते हुए कहा, आखिर मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैंने एक हैवान से प्यार क्यों किया? मेरा प्यार मेरे लिए जहर क्यों बन रहा है? कनक जैसे ही पीछे लड़खड़ाने को हुई, वंश कनक को पीछे से कनक को अपनी बाहों में पकड़ लिया। कनक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वंश को देख अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और वंश को खुद से दूर धकेलते हुए चिल्लाते हुए वंश से कहा, दूर रहिए सर मुझसे, मुझे आपकी झूठी हमदर्दी, झूठी दिखावा की जरूरत नहीं है। जाए सर, आपका प्लान सक्सेसफुल हुआ। आपको मुझसे वह पास का पासवर्ड चाहिए था ना, और मैंने आपको वह दिया, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुबारक हो सर, आप जीत गए और मैं हार गई। कनक और वंश उस तूफानी बारिश में साथ भीग रहे थे। कनक के इस तरह बॉडी रब करने से कनक की बॉडी एकदम लाल हो गई थी। कहीं कहीं तो उसके नाखून भी लग गए थे। कनक की ऐसी हालत देख वंश अपने जैकेट को उतारकर कनक के ऊपर डालते हुए कहा, चलो मेरे साथ। कनक वंश के जैकेट को उतारकर जमीन पर फेंकते हुए कहा, कहाँ चलूं? अब कौन सी बाजार में जाना है? इतना कहकर वंश के हाथ को पकड़कर अपने दिल के पास रखते हुए कहा, सर देखिए ने सर, इस दिल में दर्द हो रहा है। वह मुझसे बार बार पूछ रहा है कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? अब मैं इस दिल को कैसे बताऊं कि आपके पास दिल नहीं है? इतना कहकर कनक ने वंश के हाथ को छोड़कर कहा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है सर, आप ये नाटक किसी और के सामने कीजिएगा, मेरे सामने नहीं सर। और तब आपने मेरे जिस्म को क्यों नहीं ढका सर? जब आप इसकी नुमाइश उन भेड़ियों के सामने कर रहे थे तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपकी शर्म और मर्दानगी कहाँ मर गई थी? जब आपने मुझे आदमियों के बीच छोड़ दिया था तब आपको याद नहीं आया कि मैं एक लड़की हूँ? तब आपको याद नहीं आया कि आप एक मर्द है? आप जैसे मर्द हम कमजोर लड़कियों पर ही अपनी मर्दानगी दिखाते हैं सर, औरों के सामने भीगी बिल्ला बन जाते हैं। कनक में इतना ही कहा था कि वंश ने एक जोरदार का थप्पड़ खींचकर कनक को मारते हुए कहा, जस्ट शट अप, हाउ आर यू? मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए तुम मुझे कहती जाओगी। और आज तुम जहाँ भी खड़ी हो सिर्फ अपने बाप की वजह से हो, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले तुम्हारे बाप ने भी मेरी बहन को इसी तरह आदमियों के बीच खड़ा कर दिया था। वह भी तुम्हारी तरह कमजोर थी, बेबस थी, लाचार थी। मैंने तो तुम्हें कुछ होने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी बहन के साथ जो किया है, अगर मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा तो भी कम होगा। वंश इससे आगे कुछ कहता कनक अपने दोनों हाथों को वंश के चेस्ट पर रखकर वंश को धक्का देते हुए कहा, चुप करिए सर, खुद को साबित करने के लिए आप कितने नीचे गिरेंगे? मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर है, वह कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है? आप इतने घटिया है कि आपके लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। इस दुनिया में एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई?
आप अपने गलत कामों को छुपाने के लिए मेरे पापा का नाम इस्तेमाल करना बंद कीजिए। कनक धक्का देते जा रही थी और वंश पीछे जाता जा रहा था। उसने एक झटके से कनक के दोनों हाथों को पकड़कर अपने बिल्कुल करीब खींचकर कनक से कहा, मैं तुम्हारे कमीने बाप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, यही सच है। तुम्हारे उस कमीने बाप का मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। और एक बात ध्यान से सुन लो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी बाप की गई हर गलती की सजा तुम्हें मिलेगी और अब से तुम अपने बाप के इलीगल कामों के रास्ते के बीच में खड़ी होगी। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि तुमने जिस पास का पासवर्ड मुझे दिया है ना, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तुम्हारा बाप इंडिया की कुछ लड़कियों को दूसरे देश में सप्लाई कर रहा था। मैंने उसका यह मिशन रोकने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। आई बात समझ में? तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करो, मुझसे घिन आती है तो आई डोंट केयर। मैं जब तक तुम्हारे बाप को मार नहीं देता तब तक मैं तुम्हें जिंदा रहूंगा। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक वंश के कॉलर को कसकर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, डोंट यू डेयर सर। दोनों के चेहरे बिल्कुल करीब थे, एक की आंखों में नफरत थी तो दूसरे की आंखों में जुनून था। कनक वंश का कॉलर पकड़ा था और वंश ने कनक की खुले शोल्डर को कसकर पकड़ा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं थे जैसे एक दूसरे की जान ले लेंगे। कनक ने वंश से कहा, अगर आपने मेरे पापा को कुछ भी किया ना तो मैं आपकी जान ले लूंगी, समझे आप? वंश कनक के होठों को देखते हुए हल्के से कनक के होठों को छूते हुए कनक से कहा, तुम जैसे बिल्लियां म्याऊं करते हुए अच्छी लगती है, दहाड़ते हुए नहीं। कनक वंश का कॉलर को छोड़कर अपने होठों को बेरहमी से रब करते हुए वंश से कहा, मुझे छूना बंद कीजिए। वंश की नजर कनक के नाभि पर पड़ी जहां से खून बह रहा था। कनक खुद को वंश की बाहों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कनक ने दांत पीसते हुए कहा, छोड़िए मुझे। वंश कनक को एक झटके से अपनी बाहों में उठाकर कनक से कहा, वंश राय सिंघानिया की कैद में जो एक बार कैद हो जाता है उसे फिर आजादी नहीं मिलती। वह तभी आजाद होता है जब उसकी मौत हो जाती है। तुम्हें भी तभी आजादी मिलेगी जब तुम्हारी मौत होगी। इतना कहकर वंश कनक को अपने साथ ले जाने लगा। कनक वंश के बाहों में छटपटाने लगी। कनक के ऐसे करने से वंश ने कसकर कनक को अपनी बाहों में पकड़कर कनक से कहा, बच्चों की तरह कूदना बंद करो वरना। कनक ने बीच में कहा, वरना क्या? क्या करेंगे? फिर से मारेंगे मुझे आप? और कर ही क्या सकते हैं सर, आप एक बुजदिल और डरपोक इंसान हैं। आपको सिर्फ मुझ पर हाथ उठाना, मुझे धमकाना आता है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा कनक की बातें सुन वंश को गुस्सा आ रहा था। वंश अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेते हुए कनक से कहा, मुझे ओफेन करना बंद करो मिस गोयल, क्योंकि मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ और मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता। वरना तुम्हारी इन सभी बातों को सुनने के बाद मैं तुम्हें कब का जमीन के नीचे जिंदा गाड़ चुका होता। समझ में आया तुम्हें? इतना कहकर वंश कनक को कार के पास लाकर बैक सीट पर पटक दिया। 3 दिन बाद ब्रेकफास्ट टेबल। लुशा, यश, वंश, रूहान चारों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रूहान ने वंश से कहा, वंश मुझे मम्मा चाहिए। लुशा, अच्छी नहीं है, मुझे काया मम्मा चाहिए। वह बहुत अच्छी है, वह मेरे साथ खेलती है और मुझे प्यार करती है, आप उनसे शादी कर लीजिए। इन 3 दिन में वंश उस रात के बाद कनक को देखा भी नहीं था। वह कनक को लुशा के साथ छोड़कर क्रूज पर चला गया था। रूहान की बात सुन यश और लुशा दोनों अपनी आंखें बड़ी कर रूहान को देख रहे थे। वंश जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसकी उंगलियां भी कीबोर्ड पर रुक गई। वंश ने रोहान की तरफ पलटकर रोहान से कहा, मैंने तुमसे उससे दूर रहने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम उसके पास कैसे गए? वंश की बात सुन रोहान ने गुस्से से कहा, आप हर चीज के लिए मना करते हैं। मैं आपको पापा नहीं कह सकता, मेरी मम्मा नहीं है, ऐसा कैसे है? वंश, मैं आपको पापा क्यों नहीं कह सकता, मेरी मम्मा क्यों नहीं है? मैं जब स्कूल जाता हूँ तो सभी बच्चों की मोम होती है, सभी बच्चे अपने पापा को पापा कहते हैं, मुझे मम्मा चाहिए। मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ लेकिन इस बात को मैं नहीं मानूंगा, मुझे कनक मम्मा चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आपने मुझे कनक मम्मा को नहीं दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। रूहान की बात सुन वंश रोहान को घूरते हुए रोहान से कहा, वह तुम्हारी मम्मा कभी नहीं बनेगी, समझ में आया तुम्हें? तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता। इतना कहकर वंश बाहर चला गया। रूहान मुंह फुलाकर गुस्से से चेयर से उठकर डाइनिंग एरिया में से चला गया। यश और लुशा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यश ने लुशा को देखते हुए कहा, मुझे आज कॉलेज जाना है मिस गोयल की सर्टिफिकेट लेने के लिए। लुशा ने कहा, और मुझे लाइब्रेरी जाना है कुछ बुक लेने के लिए। लुशा के बात सुन यश ने लुशा से कहा, पढ़ाकू तुम इतना पढ़ती हो तो थक नहीं जाती? तुमने अब तक 1000 से ज्यादा बुक पढ़ ली है, इतना पढ़कर कहाँ जाओगी? यश की बात सुन लुशा यश को देखते हुए यश से कहा, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं बनना चाहती, जिसे कुछ सवाल पूछो तो उसे नहीं आता और बुक पढ़ने से हमें नॉलेज होती है।
बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन ये बात तुम जैसे बेवकूफ को नहीं समझ में आएगी। इतना कहकर लुशा चेयर से उठकर वहां से चली गई। लुशा की बात सुन यश ने खुद में भूनभुनाते हुए कहा, इतना पढ़कर क्या है फायदा जिसे खुद के बारे में नहीं पता हो। लड़कियां कैसे रहती है, कितना मेकअप करती है, ये सब को तो तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बेवकूफ तो तुम हुई, मैं नहीं समझी तुम। वंश जब विला के बाहर आया तो देखा कनक एक पत्थर पर बैठी समंदर की लहरों को देख रही थी। वंश कनक के पास जाकर कनक के शोल्डर को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कनक से कहा, मेरे बेटे से दूर रहो। वंश के इस तरह पकड़कर खींचने से कनक डर गई। कनक अपने दोनों हाथों को वंश के शोल्डर पर अपने हाथों को रख वंश को देखते हुए कहा, सॉरी सर, आपने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं। कनक को अपनी बातों को अनसुना करते देख वंश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वंश कनक के दोनों शोल्डर को पकड़कर कसकर दबाते हुए कनक से कहा, मैंने कहा मेरे बेटे से दूर रहो, उसे अपनी आदत मत लगाओ। कनक ने दोबारा से वंश से कहा, सॉरी सर, आपने कुछ कहा, मैंने सुना ही नहीं। वो क्या है ना, उस रात के बाद मुझे किसी भी हैवान की कोई आवाज सुनाई ही नहीं देती, इंसान की सुनाई देती है। कनक की बातें वंश को चुभ रही थी। वंश कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। कनक ने वंश से कहा, आजादी, मुझे अपने पापा के पास जाना है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। वंश कनक को देख एक्सप्रेशन लेस चेहरे से कहा, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कनक ने भी उसी लहजे में वंश से कहा, मुझे भी आपकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही सर, मेरा हाथ छोड़िए। वंश और कसकर पकड़ते हुए कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से कहा, नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ किसी खास इंसान से मिलने जाना है। कनक अपना चेहरा वंश की तरफ से फेरते हुए वंश से कहा, क्यों तैयार हूँ, आप मेरी कोई बात नहीं मान रहे तो मैं आपकी कोई बात क्यों मानूं। अगर आप मुझे मेरे पापा के पास नहीं जाने दे सकते तो मुझे कॉलेज जाने दीजिए। कनक की बातें सुन वंश कनक को देखते हुए कहा, तुम तो मुझसे ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा। मैंने पहले भी तुम्हें बताया और अभी बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मैंने तुम्हें यहाँ अपने कामों के लिए लाया है, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए नहीं। अगले एक हफ्ते बाद तुम्हें फिर से वही काम करना होगा और शायद इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा रिस्क हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती। वंश की बात सुन कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए सर, आप मेरे इतने करीब क्यों हो रहे हैं, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है या मुझसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। कनक की बात सुन वंश ने कनक के हाथ को पकड़कर खींचते हुए कार के पास लाकर कार में बैठाते हुए खुद ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कनक को देखते हुए कहा, तुमसे और एक्सपेक्ट ही क्या कर सकता हूँ मैं, तुम सिर्फ 19 साल की लड़की हो जिसके दिमाग में सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें चलती है। तुम्हारे जगह कोई मेच्योर और लड़की होती तो शायद अब तक मुझे मारने के कई प्लान बना चुकी होती, लेकिन तुम अभी भी मुझसे प्यार की बातें कर रही हूँ। कनक जैसे ही कार का डोर ओपन करने को हुई, वंश कनक के हाथों पकड़कर गियर पर रखते हुए कार स्टार्ट करते हुए गियर लगाते हुए कनक से कहा, हम मॉल में जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए रेड कलर की साड़ी और मंगलसूत्र लो। वंश की बात सुन कनक वंश के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वंश से कहा, आप तो मैच्योर है ना सर, तो आप इमेच्योरिटी वाली बात क्यों कर रहे हैं। वंश कार को ड्राइव करते हुए कनक से कहा, अगर मैं एक पागल लड़की के साथ रहूंगा तो मेरा पागल होना तो जरूरी है ना। कनक खिड़की से बाहर देखने लगी। वंश कार ड्राइव करते हुए तिरछी आंखों से कनक को देख रहा था। वंश कार ड्राइव करते हुए कनक से पूछा, तुम्हारी चोट कैसी है, क्या अब वह ठीक है। कनक ने वंश से कहा, मेरा हाथ छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है। कनक को अपने सवालों को इग्नोर करते देख वंश कनक के हाथों को और कसकर पकड़ते हुए कनक से कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है मिस गोयल, मुझे उसका जवाब चाहिए, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कनक खिड़की से बाहर देखते हुए वंश से कहा, ये कैसी हमदर्दी है सर, एक तरफ आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि मेरी चोट कैसी है। मुझे लगता है आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अब तक जितना आपको देखा है मुझे नहीं लगता कि आपकी मेंटल कंडीशन ठीक है, आप एक साइको की तरह बिहेव करते हैं। कनक की बातें सुन वंश कनक के हाथों को कसकर पकड़कर गियर लगाते हुए कार की स्पीड बढ़ा दी। कार की स्पीड बढ़ते ही कनक को डर लगने लगा था। कनक ने वंश से कहा, आप क्या कर रहे हैं सर, स्पीड कम कीजिए कार की। वंश ने तंज कसते हुए कनक से कहा, एक साइको कार इसी तरह चलाता है, समझ में आया तुम्हें मिस गोयल। कनक ने डर से अपनी आंखें बंद कर वंश के शोल्डर को पकड़कर अपने चेहरे को वंश के शोल्डर पर रख दिया। कनक के इस तरह करीब आने से वंश कनक को देखने लगा। कनक ने हल्की सी अपनी आंखें खोली तो सामने देख चिल्लाया, सर। कनक की आवाज सुन वंश ने जब सामने देखा तो हैरान हो गया और उसने जल्दी से स्टीयरिंग को मोड़ और जोर की आवाज हुई।
बूमवंश ने कार की स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ दिया, लेकिन उसने सामने नहीं देखा और उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई है। कुछ वक्त बाद वंश को जब होश आया तो उसका सिर स्टीयरिंग पर था। अपने सिर को स्टीयरिंग पर से उठाते हुए कनक को ना देख शॉक हो गया। कनक की साइड का डोर ओपन था। वंश जल्दी से कार से उतरकर यहाँ वहाँ कनक को ढूंढने लगा, लेकिन कनक उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसने जंगल में जाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी कार जंगल के किनारों पे टकराई थी। तो हो सकता है कनक रोल होते हुए जंगल के खाइयों में चली गई थी। वंश कनक को जंगलों में ढूंढता रहा, लेकिन उसे कनक नहीं मिल रही थी। वह जंगल में ढूंढते ढूंढते काफी थक गया था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई थी। सिर पर चोट लगने की वजह से वंश को चक्कर आ रहे थे और वंश भी उन जंगलों के बीच बेहोश हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ लूशा और यश वंश को ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो गए थे और कनक कहीं नहीं मिल रही थी। इस तरह वंश का गायब होना उन दोनों के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात थी। रूहान भी रो रहा था, उसे वंश की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि आज सुबह में उसके ऐसे जिद करने से वंश उसे छोड़कर चला गया। एक पुराना खंडहर था। उस खंडहर में जंजीरों की आवाज गूंज रही थी। तभी उस खंडन में 3 व्हाइट कार आकर रुकी। बीच वाली कार में से हर्षद बाहर आया। उसने नेवी ब्लू सूट पहना था। उसके हाथों पर ब्रांडेड वॉच थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। हर्षद अपने आंखों पर से गोगल को उतारते हुए अपने असिस्टेंट कबीर से पूछा, कहाँ है वो? हर्षद का सवाल सुन कबीर ने हर्षद से कहा, बॉस, कमीनी इंसान अंदर है। अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट करते हुए खंडहर के अंदर चला गया और जब वह अंदर आया तो मुस्तफा को देखते हुए कहा, हेलो मुस्तफा। मुस्तफा जिसके दोनों हाथ जंजीरों से बने थे, दोनों पैर भी जंजीरों से बंधे थे। अपने सामने हर्षद सक्सेना को देख मुस्तफा के चेहरे की हवाएं उड़ गई। मुस्तफा अपनी नजरें नीचे कर हर्षद से कहा, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की छोटी मास्टर है, वरना मैं कभी ऐसी गलती नहीं करता। तभी उसके असिस्टेंट ने एक चेयर लाकर हर्षद के पास रख दी। हर्षद उस चेयर पर बैठकर अपने पैरों को क्रॉस कर मुस्तफा से कहा, तुम्हें पता है ना मुस्तफा, हर्षद सक्सेना सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन उसकी जानेमन को हाथ लगाने वाले इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और तुमने तो उसके साथ बहुत कुछ किया है। तुमने उसे शराब से नहीं लाया, उसके नाभि में चाकू डाला, उसे डराया धमकाया और बहुत कुछ किया। अगर मैंने आज तुम्हें माफ करके तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो लोगों के दिलों में मेरा दर्द कम हो जाएगा, और यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ लोग मेरा नाम सुनते ही कांपने लगे। तुम बताओ मुस्तफा, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? और एक बात, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से हमारा महीनों का प्लान फेल हो गया। उस आर्मी ऑफिसर ने हमारे सारे आदमियों को पकड़ लिया और उन लड़कियों को छुड़ाकर उनके घर पहुंचा दिया और हमारे करोड़ों के ड्रग्स को समंदर के पानी में मिला दिया। तुम्हारी एक गलती होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता। तुम्हारी वजह से हमें इतना सब कुछ लॉस हुआ है। हमारे करोड़ों के ड्रग का नुकसान हुआ, हमारे आदमी पकड़े गए, वह लड़कियां आजाद हो गई और साथ में तुमने मेरी जानेमन को अपने इन गंदे हाथों से छुआ। हर्षद सक्सेना के एक ही रूल है, अगर एक गलती हो तो माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा गलती हो तो मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन तुमने हमारे लिए बहुत काम किया है। तुम हमारे टीम के मास्टरमाइंड सप्लायर हो। इतनी आसानी से तुम्हें मैं खो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मैं माफी भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सजा सोची है। इतना कहकर हर्षद अपनी चेयर से उठकर अपने गॉगल को अपनी आंखों पर लगाते हुए कबीर से कहा, इसके हाथ काटकर उन पर नमक की पट्टियां लगा दो। हर्षद की बात सुन मुस्तफा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए मालिक, आप मुझे मौत दे दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मुस्तफा लगातार गिड़गिड़ाए जा रहा था, लेकिन हर्षद को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। हर्षद वहां से चला गया। कबीर ने कुछ आदमियों से कहकर मुस्तफा के दोनों हाथों को काटवा दिया था। उसके हाथ ऐसे काटे गए थे कि उसकी जान भी ना जाए और उसे दर्द भी होता रहे। कबीर ने उसके हाथों पर नमक की पट्टियां लगा दी थी। मुस्तफा किसी पागल जानवर की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुन वहां खड़े बॉडीगार्ड की रूह कांप गई। उस सुनसान खंडार में मुस्तफा की चीख गूंज रही थी। आधी रात वंश को जब होश आया तो अपने सामने इतने सारे आदमियों को देख वह हैरान हो गया। वंश को आंखें खोलते देख सभी आदमियों ने वंश से पूछा, कौन हो बेटा और इस भयानक जंगल में कैसे आए? वंश जल्दी से उठकर बैठ गया। वंश एक चारपाई पर लेटा था और सभी आदमी उसे झुककर देख रहे थे। वंश के इस तरह बैठने से सभी आदमी सीधे खड़े हो गए। वंश जैसे ही उठकर जाने को हुआ तो एक आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें आज रात तक यही रहना होगा।
वंश उस आदमी के हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए उस आदमी से कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरे साथ कोई और भी था जो इस जंगल में खो गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी एक औरत ने आते हुए कहा, लगता है तुम अपनी लुगाई की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा नाम वंश है? उस औरत की बात सुन वंश ने हैरानी से कहा, हाँ मेरा नाम वंश है। वंश की बात सुन उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि वह प्यारी लड़की बेहोशी में अपने भरतार का ही नाम ले रही है, लेकिन एक बात बताओ लड़के, वह तुमको सर काहे कह रही है? उस औरत के मुंह से भरतार सुन वंश अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उस औरत को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि उस औरत ने उससे क्या कहा है। वंश ने सवालिया नजरों से उस औरत से पूछा, भरतार मतलब? वंश का सवाल सुन वहां खड़े सभी आदमी हंसने लगे। वह औरत वंश को घूरने लगी। वंश के सवाल का जवाब पीछे से एक लड़की ने आते हुए कहा, बाबू साहेब, इनका कहना का मतलब है तू उस प्यारी सी लड़की का पति हो? वह बेहोशी में कब से तुमका पुकारा थी, लागा था वह थारे से बहुत प्यार करती है। बाबू साहेब, उन सब की बात सुन वंश को समझ नहीं आ रहा था। वंश को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। तभी एक छोटा लड़का दौड़ते आकर कहा, माई वह दीदी। इतना कहकर वह लड़का हाफने लगा तो उस औरत ने कहा, का हुआ उन दीदी को हाफना बाद में, छोटुआ पहले बता। तभी उस बच्चे ने कहा, माई वह दीदी ठंडी पड़ रही है। इस बच्चे की बात सुन सभी लोग उस तरफ चले गए। वंश जब कनक के पास आया तो कनक को देख हैरान हो गया। कनक ने इस वक्त घाघरा चोली पहना था, उसका पेट दिख रहा था, उसका ब्लाउज काफी छोटा भी था। सभी आदमी उस झोपड़ी के बाहर खड़े थे सिवाय वंश के। वंश कनक को देखते हुए उस औरत से पूछा, यह आपको कहाँ मिली? वंश का सवाल सुन उस औरत ने वंश से कहा, यह हमें जंगल के पास मिली। हम गांव वाले लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गए थे तो ये हमें ऐसी हालत में मिली। उस औरत के बात सुन वंश ने उस औरत से पूछा, तो अपनी इसके कपड़े क्यों चेंज किए हैं और यह कैसे कपड़े पहनाए हैं आपने इसको? वंश का सवाल सुन उस औरत ने थोड़ा गुस्से में कहा, बड़े बेशर्म इंसान हो, और इस कपड़े में क्या खराबी है? हम गांव वाले यही कपड़े पहनते हैं और तुम्हारी लुगाई के कपड़े फट गए थे इसलिए मैंने इसे ही कपड़े पहना दिया है। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। उस औरत की बात सुन वंश ने उस औरत से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कुछ नहीं। आपने मेरी और इसकी मदद की, इसके लिए थैंक यू। वंश का थैंक यू सुन उस औरत को कुछ भी नहीं समझ में आया। उस औरत ने वंश से कहा, अपना अंग्रेजी क्या खींचा पीटा अपने पास रखो, हम गांव वालों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, समझे तुम? उस औरत की बात सुन वंश ने कहा, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? वंश का सवाल सुन उस औरत ने वंश को घूरते हुए कहा, तुम कैसे पति हो? तुम्हें अपनी लुगाई की हालत नहीं दिखाई दे रही है? देखो वह कितनी कमजोर है और तुम उस फूल सी बच्ची को यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ, मैं इस बच्ची को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। उस औरत की बात सुन मंच ने कहा, वॉट? वंश के मुंह से लगे तार। इंग्लिश सुन उस औरत को गुस्सा आ गया। उस औरत ने अपने पति को आवाज लगाई, अरे सुनो जी, इस अंग्रेजी की दुकान को बाहर लेकर जाओ। तभी एक मोटा तंदुरुस्त आदमी अंदर आया और वंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलिए सर जी, हम आपकी अच्छी से खातिरदारी करते हैं। वंश अपने कंधे पर से उस आदमी की हाथ को हटाते हुए कहा, मुझे आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। वंश के बात सुन उस आदमी ने वंश को जबरदस्ती बाहर ले जाते हुए वंश से कहा, ना तुम अपनी मर्जी से गांव में आए थे और ना ही अपनी मर्जी से इस गांव से जाओगे। जब तक वह बच्ची ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें और उस बच्ची को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या तुम्हें उस मासूम बच्ची पर जरा भी दया नहीं आ रही? उस आदमी की बात सुन वंश में चिढ़ते हुए उस आदमी से कहा, वह कोई बच्ची नहीं है, उसे बच्चे कहना बंद कीजिए। तभी उस औरत ने अपने आदमी को बुलाया। वह आदमी उस झोपड़ी के अंदर गया तो उस औरत ने कहा, मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इनके बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये लड़की बिल्कुल पवित्र है, कहीं ये लड़का उसे किडनैप करके नहीं न लेकर जा रहा है। उस औरत की बात सुन उस आदमी ने उस औरत से कहा, आप सही कह रही हैं, मुझे भी इस लड़के पर शक हो रहा है क्योंकि यह बार बार इस बच्चे को यहाँ से ले जाने की जिद कर रहा है। उस औरत ने उस आदमी से कहा, ये बच्ची बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, इसे इसका पति ही गर्म कर सकता है, ये तो दूसरा रास्ता है तुम्हारा शराब। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। कुछ वक्त बाद सभी लोग बैठे बंजारों का डांस देख रहे थे कि एक गाना बचा, फेंके नजर के सिक्के उसने, बिक गई हूँ मैं, उसने जो छू लिया तो हाय, लगे कि नहीं हूँ मैं यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, खामखा ही तरसते बेचारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का, तेरी नजरों का कैसा है छलावा,
हो तेरी नजरों का कैसा है छलावा, है ये सच या कि ये भी है दिखावा दिखावा। नजरों का कैसा है छलावा, है ये सच या कि ये भी है दिखावा। दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं, वो है फ्रेबी। नी मैं कमली कमली मैं कमली, नी मैं कमली कमली मैं कमली। हाँ दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं, वो है फ्रेबी। महंगा है दिल सबके बस का नहीं ये, बिकना है पर तेरी खातिर मुझे भी। आज बाजार ही बिक गया रे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मुफ्त का, यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मुफ्त का, सोचा तुम्हारा भी दिल हम खरीदें, क्या दाम है बोलो काटो रसीदें। हाय हाय सोचा तुम्हारा भी दिल हम खरीदें, क्या दाम है बोलो काटो रसीदें। फिर तुमसे करवा ले जैसा भी चाहें, नजरें तुम्हारी मेरी हाजिरी दे, पर तुम्हारी ही नजरों से हारे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मुफ्त का, यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का, हो नहीं हो सोनिया तेरे बिन गुजारा, 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 हो नहीं हो सोनिया तेरे बिन गुजारा। उस गाने पर डांस करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि कनक थी। वह डांस कम इधर से उधर घूम ज्यादा रही थी तो वह औरत कनक को देखते हुए अपने आदमी से कहा, लगता है इस बच्ची पर तोहार देशी ठर्रा चढ़ गया, अब का होगा। कनक अपनी हाथ में एक छोटे से शराब की बोतल को लेकर चरपाई पर खड़े होते हुए झूमते हुए कहा, गांव वालों मेरी तरफ देखो, मेरी बातें ध्यान से सुनो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। कनक की आवाज सुन गांव के सभी लोग कनक को देखते हुए पूछा, अरे बेटियां ये क्या कर रही हो तुम। कनक शराब की बोतल को लेकर चारपाई पर इधर से उधर झूमते हुए कहा, वही कर रही हूँ चाचा जो लैला ने मजनू के लिए किया था, हीर ने रांझे के लिए किया था और जूलियट ने रोमियो के लिए किया था। तभी बीच में छोटू ने पूछा, क्या किया था दी। उन्होंने कनक चारपाई के नीचे देखते हुए कहा, सुसाइड, मैं छत से कूद कर सुसाइड करूंगी। तभी उस औरत ने अपने आदमी से पूछा, ये सुसाइड क्या होता है। औरत के आदमी ने अपनी लुगाई से कहा, सासाइड नहीं सुसाइड, जिसे खुदकुशी कहते हैं। अपने आदमी की बात सुन उस औरत ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान ये फूल सी बच्ची ऐसा क्यों करना चाहती है। कनक की हरकतें देख वंश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उस औरत ने कनक से पूछा, लेकिन बेटी तुम सासाइड क्यों करना चाहती हो। कनक की आंखें शराब से बिल्कुल नशीली हो गई थी। कनक शराब की बोतल को देखते हुए उस औरत से कहा, यह मत पूछो चाची, क्योंकि मेरे आंसुओं से यह गांव बह जाएगा, क्योंकि मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। मेरी कहानी में इमोशंस है, ड्रामा है और हद से ज्यादा दर्द है, आपको पता है। इतना कहकर कनक अपनी उंगली वंश की तरफ कर कहा, ये जो मेरे सर है ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। यह मुझसे प्यार नहीं करते, यह मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये बहुत ही जालिम इंसान है, इसलिए मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। इसलिए गांव वालों तुमको मेरा आखिरी गुड बाय। इतना कहकर कनक जैसे ही चारपाई से नीचे गिरने की कोशिश की तो वह औरत हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अरे बेटिया ऐसे नहीं कूदना, तुमको चोट लग सकती है। वैसे छोटू के पापा ये गुड बाय क्या होता है। अपनी लुगाई का सवाल सुन उस आदमी ने अपनी लुगाई से कहा, अगर हम कहीं जाते हैं तो लोगों अलविदा कहते हैं और अंग्रेज वाले गुड बाय कहते हैं। अपने आदमी की बात सुन उस औरत ने वंश के पास जाकर वंश की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अरे तुम कैसे पति हो, तुम्हारी बीवी सुसाइड करने जा रही है और तुम पागल की तरह खड़े होकर देख रहे हो। उस औरत की बात सुन वंश उस औरत के हाथ को अपनी कॉलर से हटाते हुए कहा, कहाँ देखिए आंटी, आपने मेरी और इसकी मदद की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन वंश राय सिंघानिया के कलर पकड़ने की औकात किसी की नहीं। इतना कहकर वंश उस औरत के हाथ को छोड़ते हुए आगे कहा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि कोई 1 फीट की ऊंचाई से सुसाइड नहीं कर सकता। इतना कर वंश कनक के पास जाकर कनक की कलाई पकड़कर एक झटके से उसे चारपाई से नीचे उतारकर कनक से कहा, मिस गोयल बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, अब तुम मेरे साथ चुपचाप से घर चलोगी। वंश के इस तरह हाथ पकड़ने से गांव के सभी आदमी वंश को घूरने लगे। कनक मंच का हाथ झटकते हुए वंश से कहा, मेरा हाथ छोड़िए सर, आप बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। आपसे अच्छे तो कि सभी है कि सभी मुझसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं और यह आप बार बार मिस गोयल क्यों कहते हैं। मेरा एक छोटा सा नाम है कनक, आप मुझे वही बुलाया करें। कनक की बातें सुन उस आदमी ने सभी को जाने को कहकर अपनी लुगाई से कहा, ये पति पत्नी का मामला है, हमें चलना चाहिए। अपने आदमी की बात सुन सभी लोग वहां से चले गए। अब सिर्फ कनक और वंश रह गए। वंश सबको जाते देख पीछे मुड़कर देखने लगा तो उसने आगे मुड़ते हुए कहा, मिस गोयल
वंश ने देखा कि कनक उसके सामने नहीं है। कनक को अपने सामने ना देख वंश गुस्से से कनक का नाम पुकारते हुए कहा, मिस गोयल। वंश इधर से उधर कनक को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर तालाब के पास बैठी कनक पर पड़ी, जो तालाब में खिले कमल को अपनी नशीली आंखों से देख रही थी। वंश कनक के पास जाकर कनक से कहा, मिस गोयल उठो यहाँ से और अंदर चलो, तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है और खराब हो जाएगी। कनक जमीन से उठकर खड़े होकर वंश के गले में अपने हाथों को डालकर वंश से पूछा, सर आप भाग क्यों रहे हैं? इतना मत भागिए सर की पीछे मंजिल छूट जाए। इतना कहकर कनक जैसे ही लड़खड़ा कर गिरने हुई, वंश कनक की कमर को कसकर पकड़ते हुए कनक की आंखों में देखने लगा। वंश को खुद को देखते देख कनक वंश के गले में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए वंश से कहा, हमारे बीच ऐसा क्या है सर जो मैं आपको भूल नहीं पा रही और आप मुझे आपको भुलाने नहीं दे रहे हैं? आप अपनी फीलिंग को बता क्यों नहीं देते? कनक की बातें सुन वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, मिस गोयल ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। वंश में इतना ही कहा था कि कनक अपनी उंगली वंश के होठों पर रखकर वंश से, आप झूठ कह रहे हैं सर, आपकी आंखों में मुझे अपने लिए कुछ अलग ही दिखता है। क्या है मैं भी नहीं जानती। क्या आप अपने झूठे बदले को भूल कर मुझसे प्यार नहीं कर सकते? बदला हमें खत्म कर देता है सर और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। अभी भी वक्त है सर, रुक जाए कहीं आप मुझे खो ना दे। कनक की बातें सुन वंश कनक के गले को सहलाते हुए कनक से कहा, तुमने सही कहा मिस गोयल, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। इतना कहकर वंश कनक का गला एक झटके से दबाते हुए कनक से कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो। कनक का दम घुट रहा था। वंश कनक को देखते हुए कहा, दम घुट रहा है मिस गोयल? ये तो बहुत कम है मिस गोयल, क्योंकि आगे जो तुम्हारे साथ होगा और जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वह इस दम घुटने से कहीं ज्यादा है। इतना कहकर वंश ने झटके से कनक को तालाब में धक्का दे दिया। तालाब का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। कनक तालाब में डूबने लगी। वंश कनक को डूबते हुए देख रहा था। मिस गोयल तुम्हारी शराब का नशा इस तरह उतर जाएगा और हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओगे कुछ पल बाद। वंश तालाब में कूदकर एक झटके से कनक की कमर में हाथ डालकर कनक की कमर पकड़कर कनक को अपने करीब कर तालाब से बाहर आ गया। इस तरह ठंडे पानी में रहने से कनक के होंठ कांप रहे थे और उसका काफी नशा उतर चुका था। कनक वंश को देखते हुए अपने मन में कहा, ये कैसा प्यार है जो मुझे आपसे नफरत करने नहीं दे रहा। जब जब मैं आपसे दूर जाती हूँ आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मैं आपके पास खींची चली आती हूँ। वंश कनक के दोनों शोल्डर को पकड़कर एक झटके से कनक को अपने करीब कर कनक से कहा, मिस गोयल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे परेशान करना बंद करो। अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम जैसी लड़कियों से प्यार नहीं करता। अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हो तो तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम मुझसे नफरत करोगी तभी मुझे खत्म कर पाओगी और मुझसे प्यार करना छोड़ दो, क्योंकि मुझसे प्यार करने के बदले में तुम्हें दर्द और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। वंश की बात सुन कनक वंश को देखते हुए वंश से कहा, आपको पता है सर, आप मुझसे कितना भी झूठ कह ले लेकिन आपकी यह आंखें हमेशा सच कहती है। आपका यह एक एक वर्ड बहुत दर्द देने वाला है, लेकिन आपकी आंखें कुछ और बयां कर रही है। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं तो मेरी परवाह क्यों करते हैं? क्यों मुझे दर्द में नहीं देख सकते? आखिर आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्यों आप मुझे सबके सामने अपना नहीं सकते? क्यों अपने दिल की नहीं सुन सकते आप सर? आपकी यह आंखें सारी बातें कह रही है जो आपकी जुबान नहीं कह रही है। कनक की बातें सुन वंश को हैरानी हो रही थी। वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, मिस गोयल स्टॉप दी नॉनसेंस, तुम किस मिट्टी की बनी हो? अगर मैंने किसी लड़की के साथ इतना कुछ किया होता तो मुझसे नफरत करती, मुझे मारने की कोशिश करती है, और तुम अभी भी मुझसे प्यार करने की बात कर रही। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? वंश की बातें सुन कनक वंश के चेहरे पर अपने हाथों को रखते हुए वंश से कहा, तब आपको याद नहीं था सर कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है? जब आपने मुझे उस आदमी के सामने छोड़ दिया था, जब आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस काजनो बार में बेच दिया, तो मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से बचेगी सर? आपने एक 19 साल की लड़की की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आए जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वह नॉर्मल लड़की से फेमस लड़की में बदल गई। जिस लड़की को कोई नहीं जानता था आज उसे सब जानते हैं और इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको देती हूँ सर।
आप इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने सोचा नहीं था आपने मुझे इतना फेमस किया है सर, उसके लिए आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, मैं तो आप पर गुस्सा कर रही थी। अरे कोई रातों रात फेमस नहीं हो पाता, आपने तो मुझे कुछ घंटों में फेमस कर दिया। कनक की बातें सुन वंश हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कनक हो क्या गया है। कनक अपने पंजे खड़ी होकर अपने होंठों को वंश के गाल पर रख किस करते हुए कहा, आज से मैं अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से बदनाम करती हूँ, अगर मेरी बर्बादी मेरे प्यार की जीत है तो वह मैं करूंगी। कनक के इस तरह किस करने से वंश कनक को खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है मिस गोयल। कनक अपने कदम को वंश की तरफ बढ़ाते हुए वंश से कहा, बदतमीजी नहीं है सर, ये तो मेरा काम है, एस्कॉर्ट गर्ल यही काम करती है ना सर, तो मैंने सोचा मैं आज से यही काम करना शुरू करती हूँ। क्योंकि आपसे नफरत करने के लिए मुझे आप इतना नीचे गिरना होगा, जब मैं खुद को उन सभी आदमियों के बीच देखूंगी तब मुझे यह एहसास कराएगा कि मैंने जिससे प्यार किया है उसने मुझे कहाँ लाकर खड़ा दिया। कांग्रेचुलेशन सर, इस एस्कॉर्ट गर्ल के पहले कस्टमर आप बनते हैं, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। इतना कहकर कनक वंश की शर्ट को धीरे धीरे कर खुलने लगी। कनक का इस तरह बिहेवियर को बदलते देख वंश हैरानी से कनक को देख रहा था। वंश ने कनक के हाथ को पकड़ते हुए कनक से कहा, मिस गोयल आप नशे में हैं क्या। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो अब तक आपके प्यार के नशे में थी, अब उस नशा को उतारना चाहती हूँ और आपके प्यार के नशे को हटाने के लिए मुझे कोई दूसरा ना करना पड़ेगा। और जो दूसरा नशा आपने मुझे दिया है एस्कॉर्ट गर्ल का, तो करना पड़ेगा ना सर। क्या हुआ सर, आप डर क्यों रहे हैं, आप मुझ जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते तो क्या मेरे साथ सो भी नहीं सकते। टेंशन मत लीजिए सर, मुझे इतना सब कुछ तो पता नहीं इन सब के बारे में, लेकिन आप मुझे सिखाएंगी तो मैं सीख जाऊंगी। कनक ने इतना ही कहा था कि वंश कनक के हाथ को छोड़ते हुए जोरदार थप्पड़ कनक को मारते हुए कहा, नशा उतरा यह अभी भी बाकी है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या कह रही हो समझ में भी आ रहा है तुम्हें। एस्कॉर्ट गर्ल बनना चाहती हूँ, खुद की उम्र देखो, 19 साल की हो, जैसे एक एस्कॉर्ट गर्ल काम करती क्या है वह भी नहीं पता। और तुम कह रही हो कि तुम एस्कॉर्ट गर्ल का काम करना चाहती हो और तुम चाहती हो कि एक एस्कॉर्ट गर्ल एक आदमी के साथ जो करती है वह मैं तुम्हें सिखाऊं, तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रही हो। कनक की आंखों से आंसू गिर रहा था, लेकिन वह गुस्से और मुस्कुराहट से वंश को देख रही थी। कनक ने मुस्कुराते हुए वंश से कहा, क्यों सर, आप क्यों नहीं सिखा सकते, आखिर आपने तो मुझे इस दुनिया में धक्का दिया है और आप इस बात का टेंशन मत लीजिए कि मैं जल्दी नहीं सीख पाऊंगी, मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी सच में। कनक की बातें सुन वंश का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वंश कनक के दोनों हाथों को पकड़कर कनक को जोर से हिलाते हुए कहा, व्हाट द हेल, मैंने कहा ना, बकवास बंद करो अपनी, तुम कोई एस्कॉर्ट गर्ल का काम नहीं करोगी और मैं तुम्हें इतनी घटिया चीज कैसे सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सेक्स करना सिखाऊंगा। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है क्या, तुम्हें नहीं आ रही है, तुम एक लड़की हो। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है सर, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मेरे अंदर शर्म नहीं बची क्योंकि उसे आपने बेच दिया। मैं आपसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ और मैं आपसे नफरत करना चाहती हूँ, मैं आपको अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, मेरा दिल मुझे ये सब करने नहीं दे रहा, इसलिए मैं खुद को ऐसी सजा देना चाहता हूँ कि मैं आपको जब देखूं तो मैं आपसे से नफरत करूँ और आपका मर्डर कर दूँ। मैं अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच लड़ रही हूँ, या दिल आपका होना चाहता है और मेरा दिमाग आपसे से बदला लेना चाहता है, तो बताइए सर मैं कैसे करूँ। कनक की बातें सुन आज वंश भी हैरान हो रहा था, उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह कनक को ऐसी कौन सी वजह दे जिससे कनक उससे नफरत करने लगे, क्योंकि उसका मानना था कि नफरत इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो हमें वह काम करने की हिम्मत देता जो हम सपने में भी करना नहीं चाहते। वंश जानता था कि कनक जब तक उससे नफरत नहीं करेंगे तब तक वो अपने पापा के कामों के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि नफरत एक ऐसा इमोशंस है जो हमारे दिल के अंदर के सारे इमोशंस को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ कनक तो उससे प्यार करती है और इतना प्यार कि उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता। वंश उसका जुनून था, उसकी सनक बन चुका था। कनक भी वंश का कॉलर पकड़ते हुए वंश से कहा, आप बताएं सर कि मैं आपसे नफरत कैसे करूं, मैं आपसे नफरत नहीं कर पा रही हूं, लेकिन मैं आपसे नफरत करना चाहती हूं। मैंने तब आपसे प्यार किया जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। मैं आपसे इतना प्यार करने लगी, मैं भी नहीं जानती थी। कनक को इस तरह देख वंश भी पिघल रहा था। वंश को आज पहली बार कनक में किसी और का चेहरा दिख रहा था। उस चेहरे को देख वंश कनक को खुद से दूर धक्का देते हुए कनक से कहा, तो याद रखना, तुम्हारा ये प्यार तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा और यह जहर तुम्हें पल पल मारेगा। तुम्हें जो करना है करो मिस गोयल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ कभी प्यार से पेश नहीं आ सकता।
तुम सिर्फ मेरे लिए मेरे दुश्मन की बेटी हो, तुम उस कमीनी इंसान की बेटी हो जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी, जिसने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया और उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसका उसने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें पता है मिस गोयल, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को उस स्कॉट गर्ल की दुनिया में भेज दिया था। तुम सिर्फ एक मर्द के सामने नाची थी और उसने मेरी बहन को 10 मर्दों में फेंक दिया था और वह 10 आदमी उसे चील कौवे की तरह नोच नोच कर खा गए। मेरे अंदर तुम्हारे बाप के लिए इतनी नफरत है ना, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा मन करता तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूं, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ और फिर सोचता हूँ अगर मैंने आज तुम्हें मार दिया तो मैं तुम्हारे कमीने बाप को वह सजा नहीं दे पाऊंगा जो उसने मेरी बहन के साथ किया है। तुम्हारे बाप की मौत बहुत ही दर्दनाक होगी, ऐसी मौत होगी जिससे पूरा मुंबई शहर कांप जाएगा। मैं कुछ वक्त के लिए तुम्हारी मासूमियत में बह गया था, सोचा तुम कितनी मासूम हो, तुम्हारी बाप की सजा तुम्हें नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में एक बाजारू लड़की बना दूंगा। अब तुम मेरे हर उस क्लाइंट को खुश करोगी जो मुझसे डील करने आते हैं। कनक ने ये सब इसलिए कहा था ताकि वंश को लगे कि उसने उसके साथ गलत किया है। कनक ने ये सब मंच के अंदर की इंसान को जगाने के लिए किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका फेंका हुआ जाल उस पर ही भारी पड़ने वाला है। कनक ने वंश को देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? मेरे पापा ने आपकी बहन के साथ क्या किया है और आप मुझे इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है मेरे पापा ने आपकी बहन की जान ली है? कनक के सवालों को सुन वंश कनक को नजरअंदाज कर कनक की कलाई पकड़ कर खींचते हुए कनक को अपने साथ ले जाकर उस छोटे सी चारपाई पर धक्का दे दिया। वंश कनक को देखते हुए कहा, अगर यहाँ से उठकर अब कहीं गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, चुपचाप से सो जाओ, सुबह होते ही हम घर के लिए निकलेंगे। अगली सुबह वंश और कनक जब मेंशन आए तो लूशा और यश उन दोनों को देख हैरान हो गए, तो वही रूहान वंश के पैर से लिपटते हुए कहा, सॉरी वंश, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे मम्मा की तरह छोड़कर मत जाना। रूहान को ऐसे देख वंश रूहान को गोद में उठाते हुए कहा, नहीं लिटिल मास्टर, मैं आपको कहीं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप चाहते हैं न मिस गोयल आपकी मोम बने तो वह आपकी मोम बनेगी। वंश की बात सुन रूहान खुश हो गया, लेकिन वह जैसे ही कनक के पास गया तो कनक के हाथों में बैंडेज लगी थी और वंश के कपड़े बिल्कुल गंदे थे। लूशा ने कनक से पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? कनक वंश को देखते हुए लूशा से कहा, एक साइको को बचाते हुए लग गई। इतना कहकर कनक वहां से चली गई। लूशा और यश हैरानी से वंश को देख रहे थे, तो वही वंश को भी समझ नहीं आया कि मिस गोयल ने साइको किसे कहा। वंश लूशा को अपनी तरफ देखते देख कहा, अगर तुम दोनों का घूरना हो गया हो तो मिस गोयल के कपड़े चेंज करने में उनकी हेल्प करो। इतना कहकर वंश वहां से स्टडी रूम में चला गया। शाम का वक्त रूहान कनक से कहा, आप मेरे वंश से शादी करना चाहती है मोमी? रूहान के मुंह से मोमी सुन कनक हैरान थी। रूहान ने आगे कहा, मैं जानता हूँ मेरा वंश थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा बदतमीज है, लेकिन वह जब किसी से प्यार करता है ना, उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं। कनक रूहान के चेहरे पर हाथ रखते हुए रूहान से पूछा, बेबी आपकी मम्मा कहाँ है? रूहान ने मासूमियत से कहा, मैं नहीं जानता, मैंने कभी अपनी मम्मा को कभी नहीं देखा। रूहान को इस तरह उदास देख कनक ने रूहान को गले से लगाते हुए कहा, आप मुझे सर की तरह मेरा नाम लेकर बुलाओगे? कनक की बात सुन वंश ने कनक से कहा, मैं आपको रैबिट बुलाऊं क्योंकि आप बहुत क्यूट हो? कनक ने मुस्कुरा दिया। रूहान कनक की गोद में सिर रख सो गया। कनक रूहान के बालों को सहलाने लगी। कनक के इस तरह सहलाने से रूहान कनक की गोद में सो गया, तो वही बाहर खड़ा वंश ये सब देख रहा था। कनक रूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर से जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। कनक कुछ कहती है उससे पहले वंश कनक को एक झटके से दीवार में सटाकर कनक के बिल्कुल करीब आकर कनक से कहा, मेरे बेटे से दूर रहो, उसके साथ जितना बुरा करोगी तुम्हारे साथ उतना अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे के दिल में तुम्हारे लिए नफरत हो। कनक वंश के गले में अपना हाथ डालकर वंश से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए, समझ में आया आपको? सर हटिए मेरे पास। इतना कहकर कनक ने वंश को धक्का देकर जैसे ही जाने को हुई, वंश कनक की कमर पकड़कर एक झटके से कनक को बेड पर धक्का दे दिया। कनक जैसे ही बेड पर पीछे जाने को हुई, वंश कनक के पैरों को पकड़कर खींचते हुए खुद कनक के ऊपर आकर कनक से कहा, यह एटीट्यूड किसी और को देना? कनक अपना चेहरा वंश की तरफ करते हुए वंश से कहा, क्यों सर, आप लोगों को एटीट्यूड देते हैं, बदतमीजी करते हैं, तब तो आपको अच्छा लगता है।
लेकिन आपको कोई एटीट्यूड और बदतमीजी से बात करे तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? जब आप दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं तो खुद के लिए भी तैयार रहना चाहिए आपको। अब मैं भी वही करूंगी सर, जो मुझे सही लगेगा। बहुत हुई आपकी जिद और मनमर्जी, आपको जितनी कोशिश करते सकते हैं कर लीजिए, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं पाएंगे। और आज मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको पूरी तरह से बदल दूंगी और आपको आपकी गलतियों का एहसास कराऊंगी। इतना कहकर कनक वंश को देखते हुए अपने मन में कहा, आज जंगल में आपने जो किया उसे मुझे अपने प्यार पर यकीन है कि मैं आपको बदल दूंगी। मैं जानती हूँ आपको बदलने के लिए मुझे कांटों से भरे से चलना होगा, लेकिन जिस दिन मैंने आपको बदल दिया उस दिन मेरे प्यार की आखिरी रात होगी। इतना कहकर का कनक सोचने लगी। जंगल। कनक और वंश जंगल के रास्ते से हाईवे की तरफ निकल गए थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल से शहर के जाने का रास्ता बता दिया था। कनक और वंश दोनों जंगल से होते हुए हाईवे के रोड पर जा रहे थे, क्योंकि एक यही रास्ता था जो शहर के रोड के पास जाता था, क्योंकि गांव शहर से काफी दूर था। कनक चलते चलते काफी थक गई थी। कनक ने रुकते हुए हाफते हुए वंश से कहा, सर मैं थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती। कनक की बातें सुन वंश, जिसे पहले से ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, दूसरी बात इस वक्त काफी धूप भी तेज थी, वंश गुस्से से पीछे मुड़कर कनक को देखते हुए कहा, तो मैं क्या तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर मंगाऊं? कनक ने भी उसी लहजे में कहा, अगर मंगा सकते हैं तो प्लीज सर, क्योंकि अब मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैर दर्द रहे हैं। कनक की बातें सुन वंश ने कनक से कहा, मैं भी चल रहा हूँ, ज्यादा नाटक करना बंद करो, चलो मेरे साथ, बहुत लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस भी जाना है। वंश की बातें सुन कनक वहीं पर पालथी मारकर बैठे हुए वंश से कहा, आपको जाना है तो जाए सर, पर मुझे नहीं जाना, क्योंकि अब मैं नहीं चल सकती, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। वंश कनक को देखते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, इस जंगल के जानवरों को भी फ्रेश और सॉफ्ट मीट की जरूरत होगी, अगर तुम उनका डीनर बनोगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंश की बातें सुनकर कनक की सांस उसके गले में ही अटक गई। वह जल्दी से उठकर वंश से कहा, मुझे डराना बंद करिए सर, मैं किसी से नहीं डरती। कनक को डरते देख वंश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी वह छोटी सी मुस्कुराहट कत्ल करने के बराबर थी। वंश की मुस्कान देख कनक की हार्ट बीट तेज हो गई। कनक ने आज पहली बार वंश को मुस्कुराते देख अपने मन में कहा, काश मैं आपसे प्यार नहीं करती। वंश जल्दी से गुस्से में आते हुए कहा, यह मुझे क्या है, मैं आज तक मुस्कुराया नहीं, तो आज इसे देख मेरे होंठों पर मुस्कान क्यों? वंश आगे बढ़ने लगा, उसे इस वक्त खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था, तो वही कनक वंश को देखते हुए चल रही थी कि अचानक उसकी चीख निकल गई। कनक की चीख सुन वंश जल्दी से पलटकर देखा तो कनक के पैरों में कांटे चुभे थे। कनक जमीन पर बैठकर अपने पैरों को देख रही थी। वंश कनक को देखते हुए कनक से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? वंश कनक के पास बैठ गया तो कनक अपने पैरों के कांटे को दिखाते हुए कहा, कांटा चुभ गया है। वंश कनक के पैरों को देखते हुए कनक से कहा, सिर्फ कांटे ही चुभे हैं और तुम इतनी तेज चीख रही हो? कनक के दूध जैसे सफेद पैर खून से लाल हो गया। वंश कनक को देखते हुए जैसे ही कांटा निकालने को हुआ, कनक अपने पैरों को पीछे करते हुए कहा, नहीं बहुत दर्द करेगा। वंश झटके से कनक के पैरों को पकड़कर खींचते हुए अपने थाई पर रख कनक से कहा, तो क्या तुम इस कांटे के साथ पूरी जिंदगी रहने वाली हो? कभी ना तो कभी निकालोगी। वंश कनक के पैरों को पकड़कर कनक को देखते हुए कहा, अगर मैंने यह कांटे को नहीं निकाला तो तुम्हारे पैर काटने हो सकते हैं। वंश की बात सुन कनक हैरान हो गई और वह बेचारगी से वंश को देखने लगी। वंश एक झटके से कनक के पैरों से कांटे को निकाल दिया तो कनक ने कसकर वंश के शोल्डर कसकर पकड़ लिया। कनक के इस तरह शोल्डर पकड़ने से वंश कनक को देखने लगा। कनक के पैरों से खून बहुत ही ज्यादा निकल रहा था, तो वंश ने कनक को देखते हुए कहा, मिस गोयल अपना दुपट्टा दीजिए। वंश की बात सुन कनक वंश को देखने लगी और वंश से पूछा, आप मेरे दुपट्टे क्या करेंगे? कनक की बात सुन वंश खींचते हुए कनक से कहा, तुम पहले से इतना सवाल करती थी, यह मेरे साथ रहते हुए करने लगी। दुपट्टा दो अपना और सवाल करना बंद करो। कनक दुपट्टे को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं अपने दुपट्टे को क्यों दूं? कनक को सवाल करते देख वंश एक झटके से वंश के दुपट्टे को पकड़कर फाड़ दिया। वंश के ऐसे करने से कनक मुंह खोले वंश को देखने लगी। वंश कनक के दुपट्टे को उसके पैर में बांधे हुए कहा, चलो यहाँ से। इतना कहकर वंश जमीन से उठकर जाने लगा तो कनक ने वंश से कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं ऐसे कैसे चल पाऊंगी? कनक की बातें सुन वंश खींचते हुए खुद से कहा, क्या मुसीबत है, इसीलिए मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, क्योंकि यह लड़कियां छोटी छोटी बात में बेचारी बन जाती है। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, अपने पैरों से चलोगी? मिल गए तुम्हारे जवाब, अब चले। कनक उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वंश एक गहरी सांस लेते हुए कनक के पास आकर एक झटके से कनक को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर चलने लगा। कनक वंश को देखने लगी, लेकिन वंश को कनक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
उसका दिल कर रहा था कि वह वही जंगल में कनक को छोड़ दे। कनक वंश को देखते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। कनक की बातें सुनकर वंश, जो पहले से गुस्से में था, उसने चिल्लाते हुए कहा, तो मेरा सर खा जाओ ना, कब से वही तो खा रही हो तुम। इस जंगल में तुम्हें कोई रेस्टोरेंट्स खुला दिख रहा है जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? कभी तो मैच्योरिटी वाली बात करो। जानता हूँ तुम सिर्फ 19 साल की हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी 9 साल वाली है। वंश के इस तरह डांटने से कनक ने मुंह बनाते हुए वंश से कहा, आप तो मेरे अज ऐसे गिनाते हैं जैसे आप खुद 100 साल के हो गए। कनक की बात सुन वंश कनक को घूरते हुए कनक से कहा, शट अप। वंश कनक को बाहों में लिए हुए चलते चलते जंगल से शहर के रोड तक आ चुके थे। वंश कनक को जमीन पर खड़ा करते हुए कनक से कहा, अब यही चुपचाप से खड़ी रहो, मैं किसी से लिफ्ट मांगता हूँ। इतना कहकर वंश रोड के किनारे खड़ा था और कई कार वहां से गुजर गई। कार को रुकते न देख वंश को गुस्सा आ रहा था, तो वही कनक वंश की हरकतें देख खुद से हैरानी से कहा, ये खड़े क्यों है? क्या इन्हें कार दिखाई नहीं दे रही? कनक वंश को देखते हुए कहा, सर आप खड़े क्यों हैं? क्या आपको कार दिखाई नहीं दे रही? वंश कनक को घूरते हुए कहा, मुझे कार दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कार वालों को मैं नहीं दिख रहा हूँ। मैं वंश राय सिंघानिया हूँ, क्या वह मुझे लिफ्ट नहीं दे सकते? कनक ने वंश से कहा, सर आपको ब्रेकफास्ट में ईगो और एटीट्यूड खाते हैं क्या? कार में बैठे इंसान को कैसे पता कि आप वंश राय सिंघानिया हैं और आपको लिफ्ट चाहिए? उसके लिए आपको कार को रुकवाना पड़ेगा और लिफ्ट मांगना पड़ेगा। वंश कनक को देखते हुए कहा, वंश राय सिंघानिया किसी से कुछ नहीं मांगता और ना ही किसी के सामने झुकता है, लोग उसके सामने झुकते हैं। कनक का अब गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसका पैर दर्द दे रहा था और वंश का एटीट्यूड को देख उसने अपने आप से कहा, क्या ये साइको है? उन्हें खड़े हुए 10 से 20 मिनट हो गए। इतनी देर में बहुत सारी कार वहां से आए और गई। कनक वंश के पास आकर वंश से कहा, ऐसे खड़े होकर लिफ्ट नहीं भीख मांगते हैं, खड़े रहिए सर, शाम तक कोई आते जाते आपको चिल्लर दे जाएगा। लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिखाते हैं, आप तो ऐसे खड़े हैं जैसे कोई स्टैचू हो। आपसे नहीं होगा, मैं करती हूँ। कनक की बातें सुन वंश कनक को घूरते हुए कनक से कहा, अच्छा, जो काम वंश राय सिंघानिया नहीं कर पाया वह तुम जैसे इमेच्योर लड़की कर पाएगी, और जो काम मैं नहीं कर पाता ना वह कोई नहीं कर पाता, तुम भी नहीं कर पाओगी। इसलिए बकवास बंद करो, अपनी मुझे सुनान बंद करो। कनक रोड पर खड़ी होकर कार को देखने लगी, तभी वहां एक जीप आए और उसने अपने हाथों को इशारे से उस जीप को रुकने का इशारा किया। कनक की लिफ्ट मांगने वह जीप रुक गई। कनक के रुकवाने से जीप गई तो वंश हैरान हो गया और जीप में बैठे 2 लड़कों ने कहा, कहाँ जाना है बेबी, बताओ, हम छोड़ देते हैं। उनकी बदतमीजी देख कनक पीछे जाते हुए कहा, हमें नहीं जाना, आप जाइए भैया। जीप में बैठे लड़के ने अपने दिल पे हाथ रख कहा, हाय, इतनी अदा से भैया न कहो, जानू बोलो बेबी, और अब अगर जीप रुकवाए है तो तुम्हें कहीं जाना जरूर होगा। तुम हमें किराए के बदले अपने इन होंठों से एक चुम्मा दे देना, हमारा काम चल जाएगा। उन लड़कों की बात सुन कनक पीछे जाने लगी तो वंश कनक के पीछे खड़े होते हुए उन लड़कों से कहा, क्यों नहीं, इसके साथ साथ में भी तुम लोग को दे दूंगा। वंश को कनक के पीछे देख उन सभी लड़कों ने वंश से कहा, हम सिर्फ लड़कियों को पसंद करते हैं, लड़कों को नहीं। वंश उन सबको देखते हुए अपनी कोड आवाज में कहा, लेकिन मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, लड़कियों को नहीं। वंश की बात सुनकर कनक अपनी गर्दन पीछे कर वंश देखने लगी। कनक ने धीरे से वंश से पूछा, सर आप गे हैं, आपको पहले बताना चाहिए था ना मुझे। कनक को ऐसे सिचुएशन पर यह सवाल पूछते देख वंश ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सवाल नहीं खत्म हो रहे हैं। तभी वह दोनों लड़के जीप से उतर कर कनक के पास आकर कहा, चले बेबी। इतना कहकर एक लड़का जैसे ही कनक के हाथ पकड़ने हुआ, वंश उस लड़के के हाथ को बीच पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छूने की, यह सिर्फ मेरी है, इसे हाथ लगाने का हक किसी के भी नहीं है, और तुम उसका हाथ पकड़ने जा रहे थे। कनक जो वंश के पीछे खड़ी थी वंश की बात सुन वंश से पूछा, सच में सर मैं आपकी हूँ? वंश के सवाल सुन वंश ने चिल्लाते हुए कहा, मिस गोयल शट अप। उस लड़के ने वंश के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं कर रहे हो तो हमें थोड़ा मजा लेने दो उसका। लड़कों ने इतना ही कहा था कि वंश उस लड़के के मुंह पर पंच मारते हुए कहा, मैंने कहा ना वह सिर्फ मेरी है, तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसके साथ कुछ भी करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, वह वंश राय सिंघानिया की है, और अगर कोई मेरी चीज पर हाथ डालता है तो मैं उसके हाथ तोड़ देता हूँ। इतना कहकर वंश ने उन दोनों को एक एक पंच मार दिया, जिससे वो दोनों जमीन पर गिर गए। कनक वंश को देखते हुए कहा, वाओ सर, आपको तो साउथ मूवी में होना चाहिए, आप क्या फाइटिंग करते हैं। कनक की बातें सुन वंश को बेहद गुस्सा आ रहा था। वंश ने कनक की तरफ पलटकर कनक को घूरते हुए कहा, मिस गोयल, यह मजाक का वक्त नहीं है, तुम इस सिचुएशन में मजाक कैसे कर सकती हो? कनक ने वंश से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही सर,
सच में आपको ऑडिशन देना चाहिए, आप वाकई में सिलेक्ट हो जाएंगे एक विलेन के रोल के लिए, आप जैसे फाइटर विलेन की बहुत जरूरत है। साउथ मूवी में वंश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कनक से कहा, मिस गोयल मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जस्ट शट अप वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा। कनक चुप हो गई। तभी कनक ने देखा कि वंश के पीछे वह लड़का चाकू लेकर आ रहा है। कनक आंखों के इशारों से वंश को बता रही थी, लेकिन वंश को कनक का इशारा समझ में नहीं आ रहा था। वह लड़का जैसे ही चाकू वंश के बैक पर मारता, कनक ने वंश को गले से लगा लिया और वह चाकू कनक के हाथ पर लग गया। कनक के ऐसे करने से वंश पीछे पलटकर जल्दी उस लड़के को किक कर दिया और उसने अपनी गन निकालकर उन दोनों लड़कों के पैरों पर शूट कर दिया। वंश कनक को देखते हुए कहा, मिस गोयल तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर वह मुझ पर अटैक कर रहा था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। कनक ने मुंह बनाते हुए इशारे से कहा तो वंश ने चिढ़ते हुए कहा, इशारा करना बंद करो, मुंह से बोलो। कनक ने कहा, आप ही ने तो कहा था चुप रहना वरना पनिश करूंगा। मुझे लगता है आप बहुत कंफ्यूज है सर, पहले आप खुद डिसाइड कर लीजिए, मुझे चुप रहना चाहिए ये बोलना चाहिए। कनक की बातें सुन वंश ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ गॉड ये लड़की नहीं चलती फिरती एलियन है। वंश कनक के हाथों को पकड़कर कनक से कहा, लगता है तुम्हें चोट खाने का बहुत शौक है। कनक वंश को देखते हुए कहा, अब जिसका प्यार जहर हो तो उसे हर वक्त चोट लगेगी ही ना। कनक की इतनी गहरी बातें सुन वंश ने अपने मन में कहा, कभी कभी ये लड़की मुझे समझ में नहीं आती, आखिर यह चाहती क्या है मुझसे। मैंने सोचा था मैं इसे टॉर्चर करूंगा और कमीनी धनराज गोयल को दर्द दूंगा, लेकिन यहाँ तो इसने मुझे परेशान करना शुरू दिया है। कनक अपनी आंखें छोटी कर वंश के चेहरे को घूरते हुए वंश से कहा, सर मुझे गाली देना बंद कीजिए, आप मुझे सामने से भी गाली दे सकती हैं। कनक की बात सुन वंश ने कनक से कहा, व्हाट गाली, मैं लड़कियों को गाली नहीं देता। मिस गोयल तुम्हारा ये छोटा दिमाग बहुत चलता है, इसे थोड़ा आराम दो वरना ब्लास्ट हो जाएगा। कनक ने तंज कसते हुए कहा, वैसे भी वह ब्लास्ट हो ही जाएगा जब वह हर वक्त बॉम्ब साथ घूमता है। वंश जैसे ही कुछ बोलने को कनक ने वंश से कहा, क्या हुआ सर, अब आपको लेट नहीं हो रहा है। कनक की बातें सुन वंश ने गहरी सांस लेते हुए कनक के हाथ को पकड़ते हुए कनक से कहा, जीप में बैठो, हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। कनक वंश के हाथ को पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे, ये हमारी जीप नहीं है, इनकी जीप है। क्या आप इनकी जीप चोरी करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप पर यह चोरी का काम अच्छा नहीं लगता। कनक की बातें सुन वंश कनक को घूरते हुए अपने दांत को पीसते हुए कनक से कहा, गोयल मुझे लेक्चर देना बंद करो, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है जिससे हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कनक ने वंश से कहा, हाँ क्यों नहीं, हम लिफ्ट मांगते हैं। वंश से अब उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसका पेशेंट लेवल आप जवाब दे रहा था। वंश से अपनी मुट्ठी को कसते हुए कनक से कहा, अगर इस बार किसी लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। कनक ने वंश से कहा, सर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे बचाया भी नहीं है, मैंने आपको बचाया है, समझे आप। आपको चोरी करके जाना है तो जाए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। देखिए सर, बहस करना बंद कर दें और लिफ्ट मांगे, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और आपके साथ खड़े होकर लड़ने से अच्छा है मैं ही किसी से लिफ्ट मांग लूं। इतना कहकर कनक रोड के पास जाकर लिफ्ट मांगने लगी। कनक को ऐसी हरकत करता देख वंश को गुस्सा आ रहा था। वंश कनक के हाथ को पकड़कर कनक से कहा, मिस गोयल मैं ये जीप चोरी करके नहीं बल्कि बाई करके लेकर जाऊंगा, ओके। कनक ने कंफ्यूजन में पूछा, वह कैसे। वंश उन दोनों लड़कों के पास जाकर पूछा, तुम्हारी यह जीप कितने की है। उस लड़के ने दर्द से कराते हुए कहा, 12 लाख की। वंश अपने पर्स निकाल कर उसमें से एक कार्ड निकाल कर उन लड़कों की तरफ उछलते हुए कहा, इसमें 15 लाख है, इसका पासवर्ड है 2050, अपने पैसे ले लेना। कनक बिना पल के झपकाए वंश को देख रहे थी। कनक वंश के पास आकर वंश की शोल्डर को पकड़कर वंश से कहा, ये जीप तो 12 लाख की है ना, तो अपने इन्हें 15 लाख क्यों दे रहे हैं, आपने इन्हें $3 लाख ज्यादा क्यों दे रहे। कनक का सवाल सुन वंश ने कनक से कहा, मेरे पैसे हैं, मैं कुछ भी करूं, तुमसे मतलब। कनक ने वंश से कहा, हाँ आपके पैसे हैं, लेकिन आपको। वंश कनक के करीब जाते हुए कहा, लेकिन क्या। क्या मिस गोयल, अगर अब तुमने एक और वर्ड कहा ना तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा, चुपचाप से जाकर जीप में बैठो, समझ में आया। मैं इस तरह चिल्लाने से कनक जीप में जाकर बैठ गए और वह दोनों वहां से निकल गए। फ्लैशबैक एंड। कनक के हाथों को वंश कसकर पकड़ते हुए कहा, रूहान को अपनी आदत डालना बंद करो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। कनक ने वंश से कहा, देखिए सर, क्या मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ, नहीं ना, तो आप पागलों वाली बात क्यों कर रहे हैं। मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली, आपने मेरी कोई बात नहीं मानी तो आप मुझसे उम्मीद क्यों करते कि मैं आपकी बात मानूं। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपने मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा है।
मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हूँ, समझ में आया आपको सर? मेरे ऊपर से हटिए, क्योंकि आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। आप एक 25 साल के लड़के हैं और आप 19 साल की लड़की के ऊपर इस तरह लेट का जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। ये हरकतें तो इमेच्योर लोग करते हैं, आप तो काफी में मेच्योर है ना सर? कनक की बातें सुन वंश कनक के ऊपर से उठकर कनक को घूरते हुए कहा, मुझसे बदतमीजी करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कनक ने भी उसी लहजे में कहा, आपसे प्यार करना भी कहा मुझे कहाँ सस्ता पड़ा, आपके साथ रहते रहते मुझे महंगी चीजों की आदत पड़ गई है। और कुछ बचा है सर, या मैं जाऊं? वंश कनक को घूरते हुए कनक के रूम से बाहर चला गया। सक्सेना हाउस। उस वीडियो को देख हर्षद ने गुस्से से अपने घर को कबाड़ खाना बना लिया था। हर्षद ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, साले साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने मेरे प्यार को इतना टॉर्चर करके अच्छा नहीं किया है, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे आपको उसी दिन मार देना चाहिए था। अगर मैंने उस दिन आपको मार दिया होता तो आज तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं होती और तुम मेरे प्यार को मुझसे इस तरह छीनकर उसे बेइज्जत नहीं करते। अगर उसे जरा भी चोट पहुंची है तुम्हारी वजह से, तुम्हें माफ नहीं करूंगा। 2 दिन बाद कनक रूम में बैठी थी कि तभी यश ने आकर कनक से कहा, मैम आप रेडी हो जाइए, आपको कॉलेज जाना है। यश की बात सुन कनक हैरान हो गई। कनक ने हैरानी से यश से पूछा, कॉलेज जाना है मतलब? लेकिन सर ने मुझे कॉलेज जाने से मना किया है ना। कनक की बात सुन यश ने कनक से कहा, बॉस ने मुझे आपको कॉलेज ड्रॉप करने के लिए कहा है, प्लीज जल्दी कीजिए, ऑलरेडी हम 15 मिनट लेट है। यश की बात सुन कनक खुश हो गई, क्योंकि कॉलेज में पढ़ना उसका सपना था। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कनक ने यश से कहा, लेकिन प्रिंसिपल सर ने तो मुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया था ना। कनक का सवाल सुन यश ने कनक से कहा, बॉस ने बात की है और मुझे फोन कर रहा है कि मैं आपको कॉलेज लेकर जाऊं। बॉस इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, इसलिए वह आपके साथ कॉलेज नहीं जा सकते हैं। यश की बातें सुन कनक ने खुद में कहा, उनके साथ जाना भी कौन चाहता है। कनक उठकर वॉशरूम में चली गई। कॉलेज। कनक, यश, लूशा तीनों साथ में कॉलेज आए। कॉलेज के सभी स्टूडेंट कनक को अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन कनक उन सभी को इग्नोर कर अनुज और आशी के पास गई। कनक को अपने पास आते देख अनुज आशी वहां से जाने लगे तो कनक ने अनु आशी से कहा, क्या तुम दोनों को भी अपने बेस्ट फ्रेंड पर यकीन नहीं? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? कनक की बात सुन आशी अपनी जगह पर रुक गई और वह कनक की तरफ पलटकर मुस्कुराते हुए कनक से कहा, तुम्हारी मासूमियत देख कोई भी बेवकूफ बन सकता है। तुम दिखने में जितनी मासूम हो ना कनक, अंदर से तुम उतनी ही बेशर्म भी हो। इतना सब करने के बावजूद तुम इतनी बेशर्मी से कॉलेज आ सकती हो, यह मैंने सोचा नहीं था। मैंने तुमसे इसलिए फ्रेंडशिप की थी क्योंकि मुझे तुम अलग लगी थी। तुम मुझे सिंपल सी लड़की लगी थी, तुम्हारे अंदर कोई ईगो नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हो, कुछ पैसों के लिए अपने आप को कैसे बेच सकती हो। आशी की बात सुन यश आशी से गुस्से से कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिस। यश के इस तरह बोलने से आशी यश को देखते हुए कहा, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम लगते क्या हो इसके? क्या ये तुम्हारे साथ भी? आशी इससे आगे कुछ कहती लूशा आशी के गाल पर मारते हुए कहा, शट अप, मुझे समझ नहीं आता कनक ने तुम जैसी घटिया लोग को अपनी दोस्त क्यों बनाया था? इसे दोस्ती कहते हो तुम लोग? दोस्ती वह होती है जो ऐसे वक्त में साथ दे जिसमें अपना भी कोई खड़ा ना हो, और तुम लोगों ने तो कुछ ही पलों में का कनक का साथ छोड़ दिया था। लूशा अनुज को देखते हुए कहा, और तुम भी दिखने में काफी शरीफ दिखते हो, लेकिन असलियत में हो नहीं। लूशा की बात सुन अनुज ने लूशा से कहा, मुझे जज करना बंद करो, मैंने तुमसे अपना करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा। लूशा उन दोनों को देखते हुए कहा, और कनक ने भी तुम लोगों से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा था तो तुम उन्हें दे रहे हो। अगर तुम्हें अपनी दोस्त पर यकीन नहीं तो ऐसी दोस्ती रखने का क्या फायदा? तोड़ दो उनसे सारी दोस्ती और दूर रहो उनसे। आशी अपने गाल पर हाथ रखे हुए लूशा से कहा, लगता है तुम भी इसके साथ शामिल हो, इसीलिए तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। आशी की बात सुन लूशा ने आशी को देखते हुए कहा, व्हाट द फक, तुम एक लड़की होकर तुम किसी दूसरी लड़की को ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? तभी वह कामना ने आकर एक झटके से कनक को अपनी तरफ पलट कर कनक को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ऐसे थप्पड़ मारने से लूशा कुछ कहती उससे पहले कामना ने स्टाइल मारते हुए कहा, तुम अपनी मासूमियत में कितने मर्दों को फंसा कर रखोगी, और तुम्हारी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कॉलेज के सभी स्टूडेंट कनक और उन सभी को देखने लगे। कनक ने कामना को देखते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं जानती। तभी सभी ने अपने फोन को कनक की तरफ करके कहा, ये क्या है? क्या तुम अब भी मासूम बनोगी? वह वीडियो देख लूशा, कनक और यश हैरान हो गई।
ये वीडियो तब की थी जब मुस्तफा ने कनक के साथ वह सब किया था। कनक के डांसिंग रखा ये वीडियो थी, लेकिन उसके मास्क को हटा दिया गया था। तो वही दूसरी तरफ धनराज जी वंश और हर्षद मेहरा यह वीडियो देख एक साथ अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए थे। वह तीनों ही अपने कार में बैठकर कॉलेज के लिए तेजी से निकल गए। आशी ने कनक से कहा, अब क्या करोगी कनक, अब तो तुम्हारा सच पूरी दुनिया के सामने है। किस किस को साबित करोगी खुद को, तुम्हारी मासूमियत का प्रूफ यह वीडियो दे रही है। कामना कनक के शोल्डर को पकड़कर तेजी से हिलाते हुए कहा, आखिर तुम में ऐसा क्या है कि सभी लड़के तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हूँ, लेकिन मेरा ही बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तुमने इतनी मर्दों को फंसा कर रखा है कि चोट तुम्हें लगती है, लेकिन दर्द उन मर्दों को होता है, और हो भी क्यों ना। आखिर तुम उन्हें खुश जो करती हो। कामना की बातें सुन कनक ने कामना से कहा, अपनी बकवास बंद करो कामना, मैं तुम्हारी बकवास इतना सुनते जा रही हूँ तो तुम उतना ही मुझे सुनाते जा रही हो। किसी एक वीडियो से यह प्रूफ नहीं होता कि मैंने गलत किया है, और दूसरों को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने से पहले खुद के कैरेक्टर को देख लो। जब तुम बाथरूम में लड़कों के साथ किस करती हो और पता नहीं क्या क्या करती हो, तब तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम कॉलेज में हो और एक स्टूडेंट हो। अगर मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं बस कीचड़ में हाथ डालना नहीं चाहती थी। कनक की बातें सुन कामना के चेहरे की हवाएं उड़ गई। कनक ने आगे कहा, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले तुमने कभी खुद देखा है कॉलेज का कोई ऐसा लड़का है जिसके साथ तुमने कुछ किया नहीं है? कनक की बातें सुन सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगे और सभी लड़कों को देखने लगे, तो वही सभी लड़के अपनी नजरें नीचे कर खड़े हो गए। कनक ने आगे कहा, इस वीडियो को जूम करके देखो और देखो मेरे चेहरे को, क्या मैं इसमें खुश लग रही हूँ? क्या मेरे चेहरे पर कोई सेटिस्फेक्शन है? जरूरी नहीं, अक्सर इंसान जो काम कर रहा है वह अपनी मर्जी से कर रहा है। इस वीडियो को देखो, मैं खुश दिख रही हूँ। अगर मैं ये काम अपनी मर्जी से करती तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती ना, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो कहीं नहीं है, लेकिन मेरे आंखों में आंसू जरूर है। उस दिन भी तुम सभी ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास अपने आप को साबित करने का कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन आज तुम लोगों ने फिर से वही किया। मैं नहीं जानती यह सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे यूं सबके सामने बदनाम करके उसे क्या मिल रहा है। लेकिन मैं अभी भी वही कहूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और अगर मैंने गलत किया होता तो इस तरह कॉलेज में सिर उठाकर नहीं आती। मुझ में इतनी तो शर्म है कि मुझे अपनी गलती पर शर्म महसूस हो सकती है, लेकिन जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं शर्म क्यों महसूस करूं? और कामना, तुम तो एक लड़की हो ना, तो तुम एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारा तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम थी, लेकिन आशी हमने तो साथ में स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज में आए, हमारी दोस्ती स्कूल में फेमस थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच मेरे लिए ऐसी होगी। मुझे जब तुम दोनों की जरूरत थी तब तुम दोनों ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे आज ये कहते हुए शर्मा रही है कि यह मैं ऐसे स्टूडेंट के साथ पढ़ती हूँ जिन्हें लोगों का मजाक उड़ाना, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना अच्छा लगता है। किसी ने मुझसे पूछा कि यह सच है कि नहीं? किसी ने नहीं पूछा, तुम सब ने मुझे जज कर दिया। यहाँ जितने भी खड़े हो, कोई मुझे ये बता सकता है कि तुम लोगों की लाइफ में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ? ये तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं, किसी ना किसी ने कुछ जरूर किया होगा। किसी ने गलती से किया होगा तो किसी ने जानबूझकर और किसी ने मजबूरी में, लेकिन गलत जरूर किसी ने किया होगा। हम अपनी गलतियों के टाइम पर वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाते हैं। कामना गुस्से से कनक से कहा, अपनी बकवास बंद करो, ये लेक्चर कहीं और देना। तुम्हारे पास प्रूफ है कि मैंने किसी के साथ कुछ किया है? क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि मैं यहाँ के लड़कों को किस करती हूँ? तुम्हारा तो प्रूफ है, तुम्हारी तो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। कामना की बात सुन कनक ने कामना से कहा, तुम मेरी लगती क्या हो? मैं तुम्हें प्रूफ क्यों दूं? जो मेरे अपने हैं उन्हें मुझ पर यकीन होगा, और जो मुझे नहीं समझते नहीं जानते उन्हें कितना भी कह लूं उन्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं साबित करने वाली। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं तुम सभी को लास्ट वार्निंग देती हूँ, मुझ पर यह मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का राइट मैंने किसी को नहीं दिया। अगर आज के बाद किसी ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई ना, तो याद रखना मैं उसके साथ वो करूंगी जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। लूशा और यश कनक के इस रूप को देख हैरान थे। कनक की बातें सबको पॉइंटफुल लग रही थी, इसलिए सभी आपस में बात करने लगे कि कनक सही है, लेकिन कामना कनक से हारना नहीं चाहती थी।
इसलिए उसने कनक को सबके सामने इंसल्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने कनक के शोल्डर को पकड़कर एक झटके से उसकी स्लीव पकड़कर खींच दिया, जिससे कनक की स्लीव फट गई। कामना के ऐसे करने से कनक शॉक्ड हो गई और वह अपने हाथों से अपने शोल्डर को कवर करने लगी, लेकिन उसके ब्लैक ब्रा की स्ट्रिप दिख रही थी। लूशा और यश कनक को कवर करने लगे, तभी प्रिंसिपल सर ने आते हुए कहा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कनक की आंखें नम हो गई। तभी एक कोड आवाज आए, यहाँ क्या हो रहा? जब सभी ने उस आवाज का पीछा किया तो वंश खड़ा था। वंश ने जब कनक को देख तो उसकी भावें आपस में तन गई, उसकी आंखें लाल हो गई। वह बॉसी ऑरा को बरकरार रखते हुए कनक के पास आकर अपनी जैकेट को उतार कर कनक को पहनाते हुए पूछा, किसने किया है ये तुम्हारे साथ? किसकी हिम्मत हुई वंश राय सिंघानिया की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने की? वंश की मुंह से गर्लफ्रेंड सुन सभी स्टूडेंट शॉक हो गए। कामना को कनक से जलन होने लगी थी। वह हमेशा कनक को अपने से नीचे रखना चाहती थी, लेकिन आज कनक इस शहर के सबसे पावरफुल इंसान की गर्लफ्रेंड थी। कामना मासूम बनते हुए वंश से कहा, तुम्हें पता है वंश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक स्कॉट गर्ल है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। लुशा और यस कामना की हरकतें देख मुस्कुरा रहे थे। वंश कामना को देखते हुए कहा, मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड क्या है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, इसके साथ बदतमीजी किसने की है? वंश के कहने का तरीका ऐसा था कि वहां खड़े सभी स्टूडेंट डर गए थे। कामना ने डरते हुए कहा, इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए खुद को बचाते हुए मेरे हाथों से इसकी स्लीव फट गई। वंश कनक को देखते हुए कनक से पूछा, बेबी डॉल, क्या ये लड़की सच बोल रही है? वंश के मुंह से बेबी डॉल सुन कनक के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग वंश को बिना पल के झपकाए देखने लगे। तो वही दूर खड़े हर्षद और धनराज जी वंश की हरकतें देख गुस्से से उबल रहे थे। वंश उन दोनों को गुस्से में देख अपने मन में कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों को टॉर्चर करने का आइडिया मुझे मिल गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आएगा इस शतरंज के खेल में मजा, जब तुम्हारा मोहरा मेरे हिसाब से चलेगा।